राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। आज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के दौरे के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि कोरोना के मामले में पिछले 15-20 दिनों के मुकाबले में हाल ही के दिनों में कुछ बेहतर संकेत दिखाई दे रहे हैं। पहले कई दिनों तक भारत में 4 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे थे, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से लगातार ये संख्या 3 लाख से भी कम हो गई है। इस दौरान उन्होंने कोरोना संबंधी दवाइयों के बारे में भी बताया। साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये भी बताया कि सफदरजंग अस्पताल में DRDO की मदद से नया PSA प्लांट स्थापित किया गया है। एम्स और RML अस्पताल के बाद ये तीसरा प्लांट है। कोविड के खिलाफ जंग के लिए थोड़े से 15-20 दिन पहले के मुकाबले बेहतर संकेत दे रहा है। जब पिछली बार हम लोग RML हॉस्पिटल में मिले थे तो शायद हर रोज़ 4 लाख से ज़्यादा केसेस जो है भारत में आ रहे थे और लगातार हमने देखा था कि 4-5 दिन तक ऐसा हुआ। अभी आज लगातार 4-5 दिन से हम देख रहे हैं कि 3 लाख से भी कम केसेस भारत में आ रहे हैं। आज भी पिछले 24 घंटे में 2,69,000 के करीब 2,67,000 के करीब जो है नए केसेस आए हैं। और इससे ज़्यादा संतोष की बात यह है कि इन केसेस के मुकाबले जो रिकवरीज हो रही हैं उसमें 1 लाख से भी ज़्यादा का फ़र्क है। आज 3,89,000 जो है हमारी रिकवरीज पिछले 24 घंटे में हुई हैं। उसके कारण जो एक्टिव केसेस जो पिछले समय में 37 और 38 लाख के बीच में थे वो अभी 33 लाख के करीब पहुंच गए हैं। आजकल ब्लैक फंगस, म्यूकोरमाइकोसिस, इसके बारे में भी बहुत चर्चा है। इसके संदर्भ में भी ICMR ने भी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने, सब ने गाइडलाइंस बनाई हैं। डॉक्टरों को भी वो सर्कुलेट की गई हैं और पब्लिक डोमेन में भी हैं। हमारा इसके संदर्भ में भी डॉक्टरों को भी और लोगों को भी ये कहना है कि हम प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करें, प्रॉपर इस संदर्भ में प्रिकॉशंस लें और उसी के अनुरूप हम अपना ट्रीटमेंट लें। रेमडेसिविर के बारे में, टोसिलीजुमाब के बारे में भी बहुत सारी पिछले समय में चर्चा रही है। इन दवाइयों को भी कब इस्तेमाल करना, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना, इसके बारे में बड़ी क्लियर गाइडलाइंस हैं और सरकार ने पूरा प्रयास करके जो इन दवाइयों की कमी थी इनका प्रोडक्शन रैंप अप करके और ये सुनिश्चित किया है कि अब ये दवाइयाँ सारे देश में सरकारी व्यवस्था से भी स्टेट्स को उपलब्ध कराई जा रही हैं। जो फंगस के लिए दवाई है उसकी भी प्रोडक्शन और अधिक बढ़ाने के लिए, उसके लिए जो भी प्रयास हैं वो हमारा फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री कर रहा है। DRDO की सहायता से नया PSA प्लांट ये रिकॉर्ड समय में स्थापित किया गया है। अभी पिछले ही दिनों मैंने अपने दफ्तर में मीटिंग की थी और जिस मीटिंग में तय किया कि DRDO जो सारे देश में नए प्लांट्स लगा रहा है, जिनकी संख्या 1051 है और जिनके लिए सारे देश में साइट्स फाइनलाइज हो रहे हैं, DRDO, CSIR, हाइट्स, ये सब के माध्यम से ये प्लांट्स विभिन्न स्थापित होने वाली स्टेजेस के अंदर हैं। तो हमने तय किया था कि DRDO दिल्ली में भी तुरंत सफदरजंग अस्पताल में, RML अस्पताल में, लेडी हार्डिंग में, एम्स में और हमारा जो एम्स का जो कैंसर वाला
नेशनल इंस्टीट्यूट है झज्जर में, यहाँ पर इस तरह के प्लांट्स लगाए। तो आज ये तीसरा प्लांट एम्स में लग गया, आरएमएल में लग गया और आज सफदरजंग में भी प्रारंभ हो गया। जो बाकी दो हैं वो भी बहुत शीघ्र ही समर्पित हो जाएंगे। सफदरजंग में मुझे खुशी है कि 1 महीने के अंदर अंदर इससे दुगनी कैपेसिटी वाला, जिस तरह से ये 1 मैट्रिक टन का है, 2 मैट्रिक टन का एक और प्लांट जो है वो भी यहाँ पर स्थापित हो रहा है। उसकी भी सारी तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अब दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सिंगापुर से आए कोरोना के नए स्ट्रेन का मुद्दा उठाया। केजरीवाल सरकार का कहना है कि सिंगापुर से आया ये नया स्ट्रेन बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, जिसके लिए सरकार को पहले से ही अलर्ट रहने की जरूरत है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे देश की सरकार को देश के बच्चों से ज्यादा सिंगापुर की चिंता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सिंगापुर की स्थिति पर कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सिंगापुर में बच्चों के ऊपर खतरा बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है वहाँ पे उनके स्ट्रेन को देखते हुए, इसलिए हमें भी अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है। कई न्यूज़ चैनल्स में भी ये बात आई थी। साथ साथ सिंगापुर के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी ये वहाँ बयान दिया था कि बच्चों पे खतरा बढ़ रहा है। अब अगर मोटे तौर पे देखें, आज भारतीय जनता पार्टी ने उस पर बहुत घटिया राजनीति शुरू की है। मोटे तौर पे देखें तो कल अरविंद केजरीवाल जी ने 2 बातें कहीं। एक तो सिंगापुर में जो स्ट्रेन है उसके बारे में बोला और दूसरा बच्चों के बारे में बोला। आज भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं उससे साफ हो गया है कि केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। उनको दिल्ली के देश के बच्चों की चिंता नहीं है, उनको सिंगापुर की चिंता हो रही है। बच्चों की वैक्सीन नहीं लाएंगे, सिंगापुर की चिंता करेंगे। आप देखिए कि लंदन में एक नया स्ट्रेन आया था पहले, उसके बारे में भी बहुत लोगों ने अलर्ट दिया था। साइंटिस्ट ने वार्न किया था, डॉक्टर्स ने वार्न किया था कि लंदन में एक नया स्ट्रेन आया है और उससे पूरी दुनिया को अलर्ट रहने की जरूरत है। भारत सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया और लंदन में आए उस स्ट्रेन की वजह से और भारत सरकार की लापरवाही की वजह से आज देश की हालत देखिए क्या हो गई है। आज पूरा देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। जो अलर्ट ये समझने के लिए था कि हम अपने कुछ कदम उठाएं, उस वक्त भी भारत सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रही। लंदन में नया स्ट्रेन आया और आज हजारों लोगों की जान चली गई। कोई परिवार ऐसा नहीं बचा जिसके घर में कोई, जिसके अपने जिधर नजर उधर उसको डेथ ना नजर आ रही हो, जिसका कोई अपना हॉस्पिटल में भर्ती ना हुआ हो या कोविड ना हुआ हो। आज पूरे देश की यह हालत हो गई है। क्यों? क्योंकि लंदन में आए स्ट्रेन के बाद भारत सरकार ना तो अलर्ट हुई, ना उसने कोई ऐसे कदम उठाए जो उसको उठाने चाहिए थे और आज पूरा देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। आज फिर सारी दुनिया में देश के डॉक्टर्स वार्निंग दे रहे हैं, साइंटिस्ट वार्निंग दे रहे हैं कि बच्चों पे खतरा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ रहा है कि बच्चों पे खतरा हो सकता है, अगली वेव में जो अगला स्ट्रेन आएगा उसमें बच्चों को खतरा हो सकता है। ऐसी चारों तरफ से खबरें आ रही हैं, लेकिन हम आज बात को समझ ही नहीं रहे। हम ये समझ ही नहीं रहे कि हमें अलर्ट रहना है। मुद्दा सिंगापुर नहीं है, मुद्दा हमारे बच्चे हैं। आप सिंगापुर को मुद्दा बनाना चाहते हैं, हम बच्चों की चिंता कर रहे हैं। आप सिंगापुर पर राजनीति करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हाथ जोड़ के हमारे बच्चों को बचाइए। अगर वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं, अगर साइंटिस्ट इस बात को कह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह बात कहनी पड़ रही है, अगर चारों तरफ से यह बात सुनने को मिल रही है कि अगले स्ट्रेन में, अगली वेव में हमारे बच्चों को खतरा है, तो आप उसकी चिंता करिए ना, उस पर अलर्ट रहिए ना, उस पर तत्परता दिखाइए ना। आज आप किसी भी पेरेंट्स से बात कर लीजिए, देश के पेरेंट्स से बात कर लीजिए, आप किसी भी आदमी से बात कर लीजिए, उससे पूछिए कि उसको सिंगापुर के साथ इमेज की चिंता है या अपने बच्चों की चिंता है। सारे माँ बाप कहेंगे कि हमें अपने बच्चों की चिंता है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिंगापुर में इमेज की चिंता है, केंद्र सरकार को सिंगापुर के साथ इमेज की चिंता है। इन्होंने विदेश में इमेज कमाने के लिए हमारे बच्चों की वैक्सीन ले जाके विदेशों में बेच दी, सिर्फ एक पोस्टर चिपकवाने के लिए। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को अपनी विदेश में इमेज मुबारक हो, और हम तो अपने बच्चों की चिंता करेंगे। आज राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भारत में खेती को बर्बाद करना चाहती है, इसीलिए खेती संबंधी जरूरी सामानों का केंद्र ने मूल्य बढ़ा दिया है। मेहनतकश किसानों से आपदा में अवसर बनाकर मोदी सरकार ने 20,000 करोड़ की नई लूट की बिसात बिछाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व भाजपा सरकार खेती को लगातार बर्बाद करने पर तुले हैं। कृषि सेंसस को ही देख लीजिए। कृषि सेंसस के मुताबिक इस देश में 14.64 करोड़ किसान हैं और ये 2015-16 का सेंसस है, जो लगभग 15.78 करोड़ रकबे को काश्त करते हैं, खेती करते हैं। पिछले 6 साल में मोदी सरकार ने खेती उत्पाद में इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज की कीमत बढ़ाकर किसान पर 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर का अतिरिक्त बोझ डाल रखा है। महामारी की आड़ में अब डीएपी सहित अन्य खाद की कीमत बढ़ाकर एक बार फिर किसान मजदूर की कमर तोड़ने का घिनौना काम कर रहे हैं। 3 काले कानून बना खेती को बेचने की साजिश हो, डीजल की कीमतों में बेइंतहाशा वृद्धि हो, खेती पर टैक्स लगाने की कवायद हो, किसान को कर्ज माफी के नाम पर पीठ दिखाकर भाग खड़ा होना हो, फसल बीमा योजना के नाम पर किसान की लूट हो, और अब खाद की कीमतें बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए का बोझ डालना हो। यह साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का डीएनए किसान विरोधी है। और मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा। नंबर 1, डीएपी यानी डाई एम्यूनियम फॉस्फेट। आप जानते हैं कि यही सबसे ज्यादा खाद है जो हमारे देश में किसान इस्तेमाल करता है। खाद के इस 50 किलो के बैग की कीमत मोदी सरकार ने रातों रात 1100 रुपया प्रति बैग से बढ़ाकर 1900 रुपया प्रति बैग कर दी। साल 2020-21 में 93 लाख टन मीट्रिक टन डीएपी की खपत हमारे देश में होगी। यानी केवल 1 साल में अगर 700 रुपया प्रति बैग आप डीएपी का बढ़ाएं तो देश के किसान पर 13,020 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। मोदी जी ने कंपनियों की जेब में आपदा की आड़ में 13,020 करोड़ रुपया डाल दिया और इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी देश के 62 करोड़ किसान मजदूर परिवारों को। जब 1 महीना पहले बढ़ोतरी की खबर आई तब भी हमने ऐतराज किया था, पर तब मोदी सरकार और उनके मंत्रियों ने ट्वीट करके वीडियो करके कहा कोई कीमत नहीं बढ़ेगी, और अब चोर दरवाजे से कीमत बढ़ा दी। किसान विरोधी मोदी सरकार की नीति का अगर अंदाजा लगाना है तो वो केवल इस बात से साबित होती है कि 2014 में जब कांग्रेस यूपीए की सरकार गई तो डीएपी खाद के 50 किलो के कट्टे यानी बैग की कीमत थी 1,075 रुपया। 6.5 साल में किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने 1,075 रुपया के डीएपी के 50 किलो के खाद के बैग की कीमत बढ़ाकर दुगनी कर दी, 1900 रुपया कर दी। ये 73 साल में दोस्तों कभी नहीं हुआ। और यही नहीं, एनपीकेएस आप सब जानते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, इसकी खाद का इस्तेमाल किसान भाई करते हैं। इसकी कीमत भी अनाप शनाप बढ़ा दी है। एनपीकेएस की 10-26-26 की रेशो वाले खाद के 50 किलो के बैग की कीमत 1175 रुपया से बढ़ाकर 1775 रुपया कर दी। जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है जो किसान यूज करता है, जिसकी रेशो 20, 20, 0 और 13 थी,
उस खाद के बैग की कीमत 925 रुपया से बढ़ाकर 1350 रुपया कर दी। साथियों, हमारी मांग है कि देश के 62 करोड़ किसान मजदूरों से यह लूट बंद हो और खाद की बढ़ी हुई कीमतें फौरन वापस ली जाएं। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। आज भाजपा के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता हुई। इस प्रेस वार्ता में आदेश गुप्ता के साथ भाजपा के दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी व पश्चिमी दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा शामिल हुए। इस प्रेस वार्ता में भाजपा नेताओं ने दिल्ली सरकार पर कोरोना और ऑक्सीजन संबंधी कई सवाल खड़े किए। आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट करने के लिए जैसे ही एक पैनल बनाया, वैसे ही केजरीवाल सरकार की 976 मीट्रिक टन की मांग घटकर 582 मीट्रिक टन पर आ गई, क्योंकि उन्हें अपनी कलई खुलने का डर था। कि जो वास्तव में दिल्ली के अंदर जिसके कारण से संकट हुआ, उसको जनता के बीच ले जाने में हम लोग सफल होंगे आपके माध्यम से। दिल्ली में इस कोरोना संकट के अंदर ऑक्सीजन क्राइसिस एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा। जिस तरह दिल्ली सरकार ऑक्सीजन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन में मिसमैनेजमेंट, कुप्रबंधन, अव्यवस्था, अनियमितता दिल्ली सरकार करती रही, दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार बयानबाजी करते रहे, और वो जिस समय दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही थी, जब भारत सरकार ने उनका 478 MT कोटा किया, उस समय वो 590 की डिमांड कर रहे थे। जब 590 किया तो 700 MT की डिमांड कर रहे थे। जब 700 MT किया तो 976 MT की डिमांड कर रहे थे, जबकि असलियत कुछ और थी। जिस समय जब ये पूरा मैश का सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया, उस समय जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर कोई ना कोई तो गड़बड़ी है, उन्होंने कहा ऑक्सीजन ऑडिट होना चाहिए। जैसे ही ऑक्सीजन ऑडिट की बात की, हैरानी की बात है कि ऑक्सीजन ऑडिट की माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात करते ही दिल्ली सरकार ने जो 976 MT डिमांड कर रहे थे, अचानक से वो अपने डिमांड घटाकर 582 MT कर दी। मेरा सवाल है कि दिल्ली सरकार ने आखिर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, वैसे 976 MT से उनकी डिमांड घटकर 582 क्यों रह गई? इसका जवाब केजरीवाल जी दें। इन 8 अस्पतालों में यदि ऑक्सीजन प्लांट्स लग जाते तो दिल्ली को लगभग, इन अस्पतालों को 15 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाती। इस योजना को केंद्र सरकार ने नवंबर 2020 में रिव्यू किया और दिल्ली सरकार को इस मामले में कदम उठाने के लिए कहा। दिल्ली सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। कितनी हैरानी की बात है कि 9 अप्रैल 2021 को दिल्ली की सरकार ने नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की। तो ये जो दिल्ली सरकार के पार्ट पर जो लापरवाही रही है, यदि दिल्ली सरकार के 8 हॉस्पिटल्स में समय पर ये ऑक्सीजन प्लांट्स लग जाते तो इससे दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स को काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाती। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि जब केंद्र सरकार ने अप्रैल के महीने में ये फैसला लिया, गाइडलाइंस जारी कर दी गई,
तो आपकी सरकार ये 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने में क्यों विफल रही? सारे देश के हर राज्य ने टैंकर खरीद लिए समय पर। भारत सरकार ने कहा कि टैंकर खरीद लो, समय पर खरीद लिए, मगर केवल दिल्ली ऐसा राज्य है देश में जो ना टैंकर खरीद पाया, ना भारत सरकार ने जो ऑक्सीजन प्लांट दिए ना उनको वो लगवा पाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री चाहते तो वो दिसंबर में जाग जाते जब भारत सरकार ने पत्र लिखा था, और आज ये हालत नहीं होती। आज उनकी वजह से जो हजारों लोगों की, मासूम लोगों की जान गई है, वो जान नहीं जाती। अभी हमने देखा 4 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक और दिल्ली में झूठ बोला कि हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक खोल रहे हैं। यानी कि जब दिल्ली में केवल 5000 केस बच गए, उस समय इनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक खोलने की याद आई। इससे अच्छा तो सरकार जो 65,000 करोड़ के बजट पर बैठी है, उससे अच्छा तो है कि दिल्ली की बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं जिन्होंने 20-20 दिन पहले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेंटर खोल दिए। मैंने स्वयं ने अपने क्षेत्र में अपनी लोकसभा में 8 ऐसे सेंटर खोले, 355 बेड के, जहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन हमने रखी। मगर हमारे से 20 दिन के बाद में दिल्ली सरकार जागी। दिल्ली के और सांसदों ने, दिल्ली के और विधायकों ने ऐसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन मंगवाकर लोगों की सहायता के लिए भेज दी। देखिए, दिल्ली की सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन लोगों ने इस महामारी के समय जो दिल्ली के साथ लापरवाही की है, उसकी बात करने का ये समय है, क्योंकि अब हमने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है जब से केंद्र सरकार ने अपना हस्तक्षेप किया। लेकिन जो मिसमैनेजमेंट, जो झूठ दिल्ली के नागरिकों के साथ अरविंद केजरीवाल ने संकट में बोला, उसको लाना जरूरी है। देखिए, एक तरफ तो दिल्ली की जनता मर रही थी, उसके ऊपर में दिल्ली का मुख्यमंत्री राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा था। उनको पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही थी, मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री टैंकर नहीं खरीद पाया। उन्होंने केवल विज्ञापन निकाला कि मैं टैंकर खरीदना चाहता हूं, करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च कर दिए। मगर वो करोड़ रुपए अगर टैंकर में खर्च कर देते आज से 3 महीना पहले, तो शायद दिल्ली की यह हालत नहीं होती। दिल्ली में कोरोना के मामले जहां कम हो रहे हैं, तो वहीं दिल्ली सरकार और भाजपा के बीच एक बार फिर तकरार नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व प्रवक्ता दुर्गेश पाठक ने प्रेस वार्ता में भाजपा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपा ने जिन अस्पतालों में कुछ बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किए थे, उन्हें बढ़ाने की बजाय अब घटा रही है। पूरी दिल्ली एकजुट होकर इस कोरोना के महाकाल से लड़ रही है। आज दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी, उनके नेतृत्व में पूरा का पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट, जितनी भी एजेंसियां हैं, मिलकर लगातार सरकार के साथ बेड बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जीटीबी में उन्होंने आईसीयू का सेटअप किया, एलएनजेपी में किया, नए कोविड केयर सेंटर बढ़ा रहे हैं। कोशिश यही है कि एक भी दिल्ली वाला का इलाज इस कारण ना रह पाए कि उसे बेड नहीं मिला, उसे आईसीयू नहीं मिला। बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे मस्जिद, बहुत सारे गुरुद्वारे, उन्होंने भी अपने किवाड़ खोले। बहुत सारे बिजनेसमैन, उन्होंने भी कहा कि भाई साहब, हमारा पूरा एक घर खाली है, इसको आप ले लीजिए, इसको आप अपना कोविड केयर सेंटर बना दीजिए। बहुत सारे लोग इधर उधर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंतज़ाम कर रहे हैं, वो भी लोगों को, मरीज़ को दे रहे हैं। इनके पास लगभग 3400 से 3500 बेड हैं दिल्ली के अंदर। इनके पास भी अस्पताल हैं। हमने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कम से कम 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने दबाव बनाया, तब जाके इन्होंने 300 से 400 बेड कोविड के लिए रिजर्व किया। उसमें भी आधे से ज़्यादा बेड में कभी इन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया। उसमें एक अस्पताल है इनका, बालक राम अस्पताल हॉस्पिटल, उसको इन्होंने कोविड डिक्लेयर किया था कि ये कोविड का अस्पताल होगा, और 150 से 200 बेड इन्होंने रिजर्व किए थे कि उसमें कोविड के पेशेंट एडमिट होंगे। लेकिन बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के
वर्बली ये कहा गया उस अस्पताल को कि इस अस्पताल को अब कोविड पेशेंट लेना बंद कर दीजिए। अब बालक राम अस्पताल कोविड पेशेंट नहीं लेगा। मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आप अगर कुछ बेड ऐड नहीं कर सकते तो कम से कम घटाइए मत। तो कम से कम जो 2-3 अस्पताल आपने 200-300 बेड आप जो चला रहे हैं, कम से कम उसको तो मत बंद करिए। और आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि इस अस्पताल को चलने दिया जाए, इसमें और बेहतर व्यवस्था की जाए, इस अस्पताल को बंद ना किया जाए, कोविड के पेशेंट का इलाज किया जाए। चक्रवाती तूफान ताउते के कारण तटीय क्षेत्रों में इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है, तो वहीं चक्रवाती तूफान ताउते का असर उत्तर भारत के मौसम पर भी नजर आ रहा है। देश भर में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता नजर आ रहा है। इसके चलते तटीय क्षेत्रों के अलावा देश के कई राज्यों में भी तेज बारिश और आंधी चल रही है। दिल्ली और एनसीआर में मंगलवार रात से ही हल्की बारिश होना शुरू हो गई थी और आज सुबह से ही राजधानी दिल्ली में बरसात और तेज हो गई। जहां दिल्ली में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ती थी, तो वहीं मौसम के इस बदले रूप ने लोगों को कुछ राहत दी है। बिल्कुल ही इस गर्मी में सर्दी का एहसास, तो इस तरह से एनसीआर में मौसम की तब्दीलियां, मौसम बिल्कुल बदल चुकी है और इस बदलते मौसम का यह नज़ारा देखें और बिल्कुल ही एनसीआर में शिमला जैसा मौसम है। मौसम की तब्दीलियां और कोरोना काल, बहुत ही संभल के रहने की ज़रूरत है। इस मौसम को सुहाना ना माना जाए। इस मौसम से सारे लोगों को बचकर रहना चाहिए, क्योंकि भीगने के बाद तो अगर सर्दी खांसी हो तो जो अभी कोविड प्रोटोकॉल फैला हुआ कोविड है, इससे लोगों को सावधान रहना चाहिए और जितना से जितना इसे सुहावना ना मानकर जितना से जितना इसे सचेत रहने की कोशिश करें, क्योंकि भीगने के बाद ऑब्वियसली ये बुखार सर्दी खांसी से लोग पीड़ित होंगे और टेस्ट कराने के बाद कोविड पॉजिटिव आएंगे। मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है और मज़ा आ रहा है बारिश में, मगर बहुत दिक्कत भी आ रही है। जैसे मैं पैदल फील्ड करता हूँ, तो पैदल फील्ड वालों को बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत बढ़िया मौसम है, अच्छा लग रहा है बहुत। इस वक्त अभी भीगना नहीं चाहिए, उल्टा बिल्कुल भीगना नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त देश में अभी स्थिति ठीक नहीं है, कोरोना फैला हुआ है। ये बारिश का मौसम भीगने वाला नहीं है, ये बीमारी वाला मौसम है। कहना क्या है कि मौसम तो अच्छा है ये, लेकिन अगर ये कि वायरस की वजह से दिक्कतें आ रही है। अगर वायरस में तो इसका मजा भी लिया जाता है, ऐसे तो इतना इशू आ रहा है और कुछ नहीं सकते है कि मौसम तो भाई अच्छा हो ही रहा है। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के तूफान प्रभावित इलाकों का सर्वे किया। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड 356 नए मामले, वहीं 3 मरीजों की मौत। नौसेना ने समुद्र में फंसी 184 जिंदगियों को बचाया, 14 शव मिले, 89 लोगों की अब भी तलाश जारी। नए स्ट्रेन पर बढ़ा विवाद, केजरीवाल के बयान पर सिंगापुर को आपत्ति। जयशंकर बोले सीएम का बयान भारत का नहीं। कांग्रेस टूल किट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, दोषी साबित होने पर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग। दिल्ली में बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल के खिलाफ याचिका, हाई कोर्ट ने केंद्र और भारत बायोटेक को नोटिस भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने के विरुद्ध जनहित याचिका दाखिल। दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी, चक्रवाती तूफान ताउते का दिख रहा असर। मनोज वाजपेयी की द फैमिली मैन 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज, 4 जून को OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी वेब सीरीज। बटलर ने आज कहा है कि द्रविड़ गांगुली के टॉटन में लगाए गए शतकों का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।